मैं अपनी कम उम्र और खूबसूरत बीवी को शॉपिंग करवाने एक दुकान पर ले गया। वहां खड़े 13 साल लड़के को देखकर मेरी बीवी मुंह छुपाने लगी। बोली, चलो घर चलते हैं। उसका रंग सफेद हो गया था। मैंने लड़के से कुछ सामान खरीदा तो उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। मैं बड़ा हैरान हुआ, मगर बीवी मुझसे झगड़ा करके मुझे वापस ले आई। रात को उसे शदीद बुखार हो गया और कांपने लगी। मैं हैरान हुआ कि उस लड़के का बीवी से क्या चक्कर था। अगले रोज मैं उसी दुकान पर गया। हकीकत जानकर मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि वो लड़का और मेरी बीवी, मैं अपनी कम उम्र और खूबसूरत बीवी का हाथ पकड़े बाजार में घूम रहा था। वो बहुत खुश थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैं भी दिलो जान से उसे चाहता था। बीवी ने मुझसे वादा लिया था कि आज मैं उसे उसकी पसंद की शॉपिंग करवाऊंगा। बाजार में जाने से पहले हम एक दही भल्ले वाली शॉप पर गए, क्योंकि मेरी बीवी दही बड़े बड़े शौक से खाती थी। हम दोनों ने वहां बैठकर दही भल्ले खाए। मैं मुसलसल अपनी बीवी को देख रहा था। अल्लाह ताला ने मुझे किस कदर हसीन बीवी अता की थी। वो बड़े मजे से दही भल्ले खा रही थी और मुझसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। दही भल्ले खाने के बाद मैंने उसका हाथ पकड़ा और फिर बाजार की तरफ रवाना हो गए। मेरी बीवी ने चूड़ियां, परफ्यूम, ज्वेलरी, कपड़े सब कुछ लेना था। मैं अपनी बीवी को एक बड़ी सी दुकान में ले गया जहां दुनिया जहान की हर चीज मिलती थी। मैंने वहां खड़े लड़के की तरफ इशारा किया कि वो हमें चूड़ियां और परफ्यूम वगैरह दिखाए। लड़के ने जैसे ही हमारी तरफ मुड़कर पूछा कि आपको किस तरह का परफ्यूम पसंद है, अचानक मेरी बीवी उस लड़के को देखकर घबराने लगी और अपना मुंह छुपाने लगी और फिर एकदम से बोली, चलो अवैस, मेरा दम घुट रहा है। वो मुसलसल अपना चेहरा छुपा रही थी, जैसे उसे कोई खौफ लाहक हो गया हो। हम अभी उस दुकान में दाखिल हुए थे जब मेरी बीवी ने जल्दी से मुझे कहा था। मैंने चौंक कर उसे देखा और कहा, अभी तो तुमने चूड़ियां भी नहीं देखी और ना परफ्यूम खरीदा है, फिर ऐसे ही वापस कैसे चले जाएं? वो बोली, मेरा दिल घबरा रहा है, तुम जल्दी से वापस चलो। अभी ये सब लेने को मेरा दिल नहीं चाह रहा। प्लीज अवैस, यहाँ से चलो, हमें बहुत देर हो गई है। घर में अम्मी अब्बा अकेले होंगे। मैं उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि कभी भी उसे मेरे माँ बाप की परवाह नहीं हुई थी। फिर यूं अचानक खड़े खड़े कैसे मेरे माँ बाप याद आ गए, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही थी। सामने ही दुकान के काउंटर पर मुझे कासनी रंग की चूड़ियां दिखाई दी। ये वही रंग था जो हम पूरे बाजार में ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें अब तक नहीं मिला था। अब जब मुझे वो चूड़ियां सामने पड़ी दिखाई दी तो मैं उन्हें यूं छोड़कर नहीं जा सकता था। मरियम, वो देखो, तुम्हारे जोड़े वाले रंग की चूड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं। बस 2 मिनट में अपने हाथ का साइज बताकर खरीद लो। लेकिन वो मेरी बात का जवाब देने की बजाय संजीदगी से बोली, अवैस, मुझे वो चूड़ियां नहीं लेनी है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। उसके बाद वो मजीद वहां पर नहीं रुकी और वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। भैया, क्या हुआ है बाजी को? 13 साल लड़के ने हैरत से हमें मुड़ते हुए देखा तो पूछ लिया, यार कुछ नहीं। ये कहकर मैं भी सख्त चेहरे से वापस आ गया। मुझे अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। शाम से उसने मेरा सर खाया हुआ था कि अभी तक मेरी शॉपिंग मुकम्मल नहीं हुई। अब जब मैं उसे शॉपिंग करवाने के लिए लेकर आया था तो वो यूं चली गई थी। हम पीछे कोई 8-9 दुकानें फिर चुके थे। उन सभी दुकानों पर मैंने मरियम को काफी कहा कि वो किसी और रंग की चूड़ियां खरीद ले, मगर वो अपनी बात पर बाजिद थी कि सेम अपने जोड़े जैसे रंग की ही चूड़ियां लेगी। फिर अब क्या हुआ था, जब वही चूड़ियां यहाँ पर दिखाई दी तो उसने लेने की बजाय वापस चलने का बोला। हम दोनों घर वापस आ गए। हालांकि शॉपिंग के बाद हमने डिनर भी करना था, लेकिन अब मेरा मूड बिगड़ चुका था। मैंने एक दो मर्तबा कुन अखियों से मरियम की जानिब देखा तो वो स्पॉट चेहरा लिए बैठी थी, जैसे किसी गहरी सोच में मगन हो। मैंने पहले उससे यूं चले आने की वजह पूछना चाही, लेकिन फिर खामोश हो गया कि बताना होगा तो खुद बता देगी। हम घर आए तो बच्चे हमारा इंतजार कर रहे थे। पहले जब भी हम बाहर से आते थे तो मरियम अपने बच्चों को बकायदा मिलती थी, उनसे बातें करती थी और उन्हें बाहर की सारी बातें बताती थी। लेकिन अब वो खामोशी से अपने कमरे में चली गई। उसके वजूद में जितनी भी हलचल थी वो एकदम से सर्द पड़ चुकी थी। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि क्यों लम्हे भर में उसे क्या हो गया है। बच्चों को उनका सामान देकर मैं कमरे में गया तो वो सर पर लिहाफ लिए लेटी हुई थी। मुझे उस पर जितना गुस्सा था, गुस्सा खत्म हो गया और मैं परेशान हो गया कि ऐसी भी क्या बात हो गई है कि ये इतनी चुप कर गई है। मरियम, मरियम उठो, मेरी बात सुनो। मैंने 2-3 मर्तबा उसे उठाने की कोशिश की, मगर वो एक ही जाविये से बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मैं उसके करीब गया और उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नरमी से बोली, अवैस, इस वक्त मेरा सर दर्द से फट रहा है, तो प्लीज आप कुछ देर मुझे अकेला छोड़ दें। ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है? उस दुकान में जाते ही तुम्हारे चेहरे की रंगत और बातें एकदम से खामोश हो गईं। कुछ नहीं हुआ। वहां पर भीड़ भी तो कितनी थी, चांद रात थी, तो लोगों का शोर, रश, ट्रैफिक की वजह से मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया और मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, तो मैं वापस आ गई। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, परेशान ना हो, सुबह तक मैं ठीक हो जाऊंगी। ये कहकर मरियम ने दोबारा से लिहाफ अपने ऊपर ले लिया, जबकि मैं हैरत से खड़ा उसे देखने लगा। वो जो कह रही थी मुझे उसकी बात पर यकीन भी था, लेकिन मेरे अंदर कोई कह रहा था जैसे कुछ गलत हुआ, कुछ ऐसा जो मैं नहीं जानता और उससे मुकम्मल तौर पर बाखबर भी नहीं हूँ। वो चांद रात मेरी जिंदगी की सबसे अजीब चांद रातों में से एक थी।
क्योंकि मरियम के साथ शादी किए मुझे 13-14 साल हो चुके थे और इन 13-14 सालों में मुझे नहीं याद कि हमने एक चांद रात भी यूं खामोशी से गुजारी हो। वो बच्चों को अम्मा अब्बा के पास छोड़कर मेरे साथ चली जाती और हम चांद रात को भरपूर तौर पर एंजॉय करते, कभी खाना खाते, आइसक्रीम खाते, शॉपिंग भी हम चांद रात वाले दिन ही करते थे। घर वापस आते तो बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होते। सबसे पहले वो बच्चों को खाना खिलाती, फिर उनके मेहंदी वगैरह लगाने बैठ जाती, जबकि मैं और अम्मा अब्बा टीवी देखने लगते। फिर जब वो मेहंदी से फारिग होती तो केक बना लेती। यूं हम पूरी रात कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ था जो आज हो रहा था। अम्मी ने भी परेशानी से पूछा, अवैस क्या मरियम की तबीयत ठीक है? जब से घर आई है कमरे में बैठी है, तुम दोनों की लड़ाई तो नहीं हुई? मैंने नफी में सर हिलाया और कहा, नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। वहां पर मरियम का ब्लड प्रेशर एकदम से हाई हो गया था, तभी वो कमरे में लेट गई है। अभी उठ जाएगी जरा देर में। अगर तबीयत ठीक हो गई तो अम्मा चुप कर गई। बच्चे भी काफी परेशान नजर आ रहे थे, सो मैं उनके साथ बैठकर खेलने लगा। 2-3 घंटे बाद भी जब मरियम कमरे से बाहर नहीं निकली तो मैं अंदर गया। वो सामने बैठी दीवार को मुसलसल घूर रही थी। मैं उसकी पैरों की जानिब देखकर बैठ गया और नरमी से पूछा, क्या बात है मरियम, बहुत परेशान लग रही हो। देखो जो हुआ है मुझे बता दो। अवैस, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? मैंने हैरानी से अपनी बीवी की जानिब देखा। वो काफी खोई खोई लग रही थी, जैसे अपनी सोचों के भंवर में बुरी तरह से फंसी हो। बात क्या है मरियम? मैं क्यों नहीं तुम्हें माफ करूंगा? आखिरकार तुम मेरी बीवी हो। वो सब मेरी गलती थी। क्या तुम्हारी गलती थी? अब मुझे उस पर गुस्सा आने लगा था कि आखिर ऐसी क्या बात है जो वो मुझे नहीं बताना चाह रही, और अगर बता भी रही है तो इशारों में क्यों, जिनसे मैं कोई भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। उसने मेरी जानिब स्पॉट निगाहों से देखा और फिर साइड टेबल पर पड़ा हुआ पानी से भरा जग उठाकर फर्श पर दे पटका। मैं हक्का बक्का उसकी ये हरकत देखकर दंग रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उसे क्या कहूँ। शोर सुनकर अम्मी अब्बा और बच्चे भी कमरे में आ गए, लेकिन तब तक मरियम की हालत पहले से ज्यादा बिगड़ चुकी थी। वो वहशत के मारे अपने बाल नोच रही थी। जब बाल नोचकर थक जाती तो अपने चेहरे पर खुद से ही थप्पड़ लगाने लगती। बच्चे उसकी इतनी बुरी हालत देखकर एकदम से रोने लगे। मैंने मरियम को कंधों से पकड़कर झिंझोर डाला कि कुछ होश करो, बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, तुम्हारी वजह से वो परेशान हो रहे हैं। मगर उस पर किसी बात का भी असर नहीं हुआ था, बल्कि उसका पागलपन का दौरा पहले से ज्यादा शिद्दत अख्तियार करता जा रहा था। मैं बच्चों को लेकर कमरे से बाहर चला गया, जबकि अम्मी उसके पास ही रुक गई, लेकिन वो अम्मी से भी काबू नहीं हो रही थी। मैंने डॉक्टर को फोन करके घर बुलाया। उसने देखा तो बताया कि किसी बात का बहुत ज्यादा दबाव ले लिया है आपकी बीवी ने। हो सकता है माजी की कोई गलती या ऐसी बात उन्हें याद आ गई है जिसे वो आज तक अपने अंदर ही दबाए हुए थी। मैं खामोश रहा। डॉक्टर ने मरियम को नींद का इंजेक्शन लगा दिया और चला गया। बच्चे भी रोते रोते सो चुके थे, जबकि मैं अम्मी अब्बा को उनकी दवाइयां देकर लिटाने के बाद वहीं कमरे में सोफे पर लेट गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब अचानक से क्या हो गया है। मेरी और मरियम की शादी को 13-14 साल हो चुके थे और इन सालों में आज तक कभी मैंने अपनी बीवी की इतनी शदीद हालत नहीं देखी थी। वो हमेशा बहुत पुरसकून और खुशगवार रहती थी। हमारी शादी भी बहुत अच्छे माहौल में हुई थी। बस शादी के बाद कुछ वाकयात नागवार हुए थे, लेकिन उन दोनों का हम दोनों मियाँ बीवी से कोई भी ताल्लुक नहीं था। बस उनकी तफसील इतनी सी थी कि मेरी बहन घर से भाग गई थी और ये मेरी शादी के 1 माह बाद ही वाकया हुआ था। इसके अलावा मुझे कुछ भी ऐसा याद नहीं था जो उसके लिए अब जाकर बाइसे तकलीफ हो। तकरीबन आधी रात का वक्त है जब वो चौंक कर उठी और मुझे देखकर बोली, वह जिंदा है, तुमने देखा था ना उसे जिंदा है, वो ये देखो, अभी मेरे हाथों से खून भी नहीं उतरा और वो जिंदा है। मैं हैरत से उसे देखता हुआ बोला, क्या बात कर रही हो मरियम? इस वक्त तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सो तुम आराम करो। तुम्हें बिला वजह की बातों को नहीं सोचना चाहिए। नहीं नहीं अवैस, वो जिंदा है, वो मुझे भी मार डालेगा। मैं कुछ भी नहीं समझ पाया। नरमी से मैंने मरियम के हाथ थामना चाहे तो वो झटका खाकर पीछे हुई और बोली, ऐसे कैसे तुम मुझे छू रहे हो? तुम्हारे हाथों पर भी खून लग जाएगा। तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं, बस मुझे बचा लो। तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता है, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा। वो उस वक्त मुकम्मल तौर पर बुखलाई हुई लग रही थी। मैंने करीब पड़ी नींद की गोली उसे पानी के साथ दे दी और अगले कुछ ही लम्हों में वो सो भी गई। लेकिन मेरी नींद हराम हो चुकी थी। पता नहीं वो किसके कत्ल की बात कर रही थी। क्या मरियम किसी को कत्ल कर सकती है? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। वो चिल्लाने लगा, मगर मुझे आराम नहीं आ रहा था। मैंने उसी वक्त अपनी सोचों की नफी की और मोबाइल चिल्लाने लगा, मगर मुझे आराम नहीं आ रहा था। मैं अम्मी के पास गया और कहा, आप कुछ देर मरियम के कमरे में बैठ जाएं, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। अभी थोड़ी देर तक आता हूँ, तब तक जागती रहिएगा। वो मेरे कमरे में आ गई तो मैं गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल आया। मेरा रुख उसी दुकान की जानिब था जहाँ मरियम की इतनी बुरी हालत हुई थी। मैं वहां गया तो अभी तक वो दुकान खुली हुई थी। मुमकिन था कि ईद की सुबह तक खुली रहती, लेकिन मुझे इस बात से परवाह नहीं थी। मैंने दुकान को अच्छी तरह देखा, लेकिन वहां मुझे कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आया जिसे मैं जानता हूँ। मैंने मरियम की तस्वीर मोबाइल में निकाल कर दुकानदार को दिखाई और पूछा, भाई साहब, क्या आप इस औरत को जानते हैं? दुकानदार ने नफी में सर हिला दिया।
میں نے उससे मिन्नत की और कहा खुदारा अपनी दुकान के मुलाजमों से भी एक मर्तबा पूछवा दे। बारी बारी वहां जितने मुलाजिम काम कर रहे थे मैंने उन सबको मरियम की तस्वीर दिखाई और जानकारी लेने की कोशिश की, मगर वहां कोई भी मरियम को नहीं जानता था। फिर मैंने आखिरी मर्तबा ये सवाल पूछा, क्या ये औरत पहले कभी आपकी दुकान पर आई है? मगर किसी ने भी हामी नहीं भरी। अब मेरी परेशानी में पहले से ज्यादा इजाफा हो चुका था, क्योंकि पहले तो मुझे यही लग रहा था हो सकता है इस दुकान से कोई जान पहचान वाला मिल गया हो, तभी वो यकदम वहां से भाग गई थी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं खामोशी से वापस घर आ गया। अम्मा मेरे आने के बाद अपने कमरे में चली गई तो मैं वहीं सोफे पर बैठ गया। फिर अचानक से मेरे जहन में एक ख्याल आया, जिसके तहत मैं स्टोर रूम में चला आया। मरियम की पुरानी डायरियां वहीं पर मौजूद थी। उसे डायरियां लिखने का बेहद शौक था। उसने अपनी जिंदगी के तमाम अहम वाकयात अपनी उस डायरी में कलम बंद कर रखे थे। पहले पहल वो रोज डायरी लिखती थी, लेकिन जैसे जैसे जिंदगी में मसरूफियात बढ़ने लगी तो वो रोज की डायरी सिर्फ अहम वाकयात की जाने मुंतकिल हो गई। 5-6 डायरियां खंगालने के बावजूद मुझे कुछ भी नहीं मिला, सो मैं वापस कमरे में आ गया और उन डायरियों को वापस पुरानी अलमारी में रखना भी भूल गया। सुबह हुई तो मरियम काफी पुरसकून थी। मैंने उससे रात वाले वाकयात के मुतल्लिक कुछ भी नहीं पूछा और उसने भी कुछ बताना गवारा नहीं किया, बल्कि बड़े सुकून से वो बच्चों को ईद के लिए तैयार करने लगी। मैं अंदर ही अंदर परेशान तो था ही और उससे पूछना भी चाहता था, लेकिन सोचा ईद वाले दिन मुझे खामोशी रहना चाहिए। ईद का पूरा दिन बड़ा नागवार सा गुजरा, क्योंकि कल रात होने वाले वाकये का असर हम सब घर वालों के दिमागों पर छाया हुआ था। 2-3 दिन यूं ही गुजर गए, किसी ने भी इस वाकये का जिक्र नहीं किया। मरियम भी अपने कामों में मगन थी। एक रोज ईशा मेरे पास आई। उसने हाथ में एक पुरानी सी डायरी थाम रखी थी। बाबा, मुझे आपसे एक बात करनी है, जब आप फारिग हों तब बताइएगा। मैं कमरे में बैठा खबरें सुन रहा था। ईशा की उम्र 11-12 साल थी और उस वक्त वो इंतहाई संजीदा दिखाई दे रही थी। वो इतनी बातूनी नहीं थी, बस जो बात करो उसका जवाब दे देती थी। मुझे आज तक कभी नहीं याद पड़ता था कि ईशा ने यूं आकर मुझसे कोई बात करने की ख्वाहिश जाहिर की हो। वो अपनी माँ से ज्यादा अटैच थी। क्या बात है बेटा, इधर आओ, मैं फारिग हूँ, क्या बात करनी है, बताओ मुझे, मैंने नरमी से पूछा। तो वो अपना सर नफी में हिलाकर बोली, नहीं बाबा, मैं घर में बात नहीं कर सकती, क्या आप मुझे बाहर ले जाएंगे? आपकी मर्तबा मैं चौंक गया कि ऐसी क्या बात है जो वो मुझसे करना चाहती है। मैं जल्दी से बोला, हाँ मैं फारिग हूँ, चलो आओ बाहर चलें, मैं बस जूता चेंज करके आती हूँ और मामा को प्लीज मत बताइएगा। मैं जितना हैरान होता कम था। वो अपना जूता पहनने के लिए कमरे में चली गई, जबकि पीछे मैंने भी गाड़ी की चाबी उठाकर जेब में डाली। मरियम ने मुझसे पूछा भी कि कहाँ जा रहे हो, तो मैंने टाल दिया और कहा बस ऐसे ही, ईशा का कुछ सामान लेना था, वही लेने जा रहे हैं। हम दोनों जब मेन रोड पर आए तो वो सोचते हुए बोली, बाबा क्या मामा कभी कोई गलती कर सकती हैं? मैंने हैरत से पूछा, क्यों बच्चे क्या बात है, क्यों इतना सस्पेंस क्रिएट कर रही हो, जो बात है खुलकर बताओ। नहीं पापा, आप बताएं ना, क्या आपको लगता है मामा कभी कोई गलती कर सकती हैं? मैंने कंधे उचकाकर कहा, गलतियां सबसे हो जाती हैं, आपसे भी हो जाती होगी, तो इसमें अजीब बात क्या है? वो खामोश हो गई। कुछ देर बाद फिर बोली, बाबा मामा किसी को मार सकती हैं भला? मैं मुस्कुरा दिया और कहा, तो बचपन में आप लोगों की पिटाई की तो थी, एक मर्तबा आपकी मामा भूल गई थी आपको, अब ये याद दिलाऊं मैं आपको? मैंने माहौल को हल्का फुल्का करना चाहा, लेकिन वो काफी संजीदा लग रही थी। ना उसने मेरी बात का जवाब दिया और ना ही मुस्कुराई। अब की मर्तबा मुझे भी संजीदा होना पड़ा। मैंने एक पार्क में जाकर गाड़ी रोक दी और तहम्मुल से पूछा, ईशा जो भी बात है मुझे खुलकर बताओ, क्योंकि अब मैं परेशान हो रहा हूँ। बाबा ये देखे, उसने एक डायरी मेरे सामने कर दी। उस डायरी को मैं अच्छे से पहचानता था। वो मेरी बीवी मरियम की ही डायरी थी, मगर काफी पुरानी। क्या है इसमें? मैंने हैरानी से पूछा तो वो नरमी से बोली, बाबा क्या मामा किसी को मार सकती हैं? इस बात पर मैं हंसते हुए बोला, नहीं, पिछले रमजान हमारे घर चूहा आ गया था, पर आपकी मामा उसे मारने की बजाय खुद ही कमरे में छुप गई थी, भला वो किसी को क्यों मार सकती हैं? नहीं बाबा, क्या मामा किसी की जान ले सकती हैं? आपकी मर्तबा मैं संजीदगी से बोला, क्या बात है ईशा, सही से बताओ ना मुझे, किसकी जान ली है आपकी मामा ने? वो डायरी मेरे सामने करती हुए बोली, इसमें सब लिखा है, पढ़ लीजिएगा। वो अब मुझे घर वापस जाना है। मैं डायरी पढ़ने लगा तो उसने मेरे हाथ से लेकर गाड़ी की डैशबोर्ड में वो डायरी रख दी और कहा, अभी मत पढ़े, जब अकेले हों तब पढ़िएगा, और खबरदार किसी को भी ये सब मत बताइएगा कि मैं जानती हूँ कुछ भी। ईशा मुझे डरा रही हो तुम। मैं वाकई में डर गया था। अब मुझे जल्दी थी कि किसी तरह से मैं वो डायरी पढ़ लूं। बस मैं पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाता हुआ घर गया तो मरियम खामोशी से अपने कमरे में बैठी हुई थी। मैंने वो डायरी एक मर्तबा गाड़ी में ही पड़ी रहने दी और जाकर मरियम का हाल चाल पूछा तो वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन खोई खोई थी। यार बहुत परेशान कर रखा है तुमने, तुमने कल से, मैंने हल्के फुल्के लहजे में कहा तो वो मुस्कुरा दी। अवैस एक बात पूछूं मैं तुमसे? मैंने आबरू उचकाकर उससे सवाल पूछने की इजाजत दी तो वो नरमी से बोली, क्या कभी तुम्हारे साथ यूं हुआ है, तुम्हारे माजी की कोई गलती तुम्हारे सामने आ गई हो? मैं सोच में पड़ गया और कहा, नहीं ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। क्यों, तुम्हारी कोई गलती सामने आ गई है?
वो नफी में सर हिलाकर कमरे से बाहर चली गई। मैं अभी उसके पीछे बाहर आया और कहा, यार मुझे कुछ काम है तो मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। उसने कुछ नहीं कहा तो मैं घर से चला आया। अब मेरा रुख किसी लाइब्रेरी या पार्क की जानिब था जहाँ बैठकर मैं वो डायरी अच्छे से पढ़ सकूं। लेकिन फिर एक जगह पर छाइयों में गाड़ी रोककर उसके अंदर बैठकर ही मैंने डायरी पढ़नी शुरू कर दी। तला से मुझे बेहद नफरत है। वो जब से मेरी जिंदगी में आया है मैं उससे नफरत के अलावा कुछ भी नहीं कर सकी। जिस तरह वो मुझे देखता है, मुझसे बात करता है, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं सो रही थी, उसने आकर मुझ पर पानी फेंक दिया। जब उठी तो मैं पूरी तरह गीली हो चुकी थी और वो खड़ा दांत निकाल रहा था। मैंने उसको पकड़कर अच्छी खासी धुलाई कर दी तो अम्मा ने उल्टा मुझे मारना शुरू कर दिया। अभी डायरी लिखने से पहले मैं अपने जख्मों पर मरहम लगाकर बैठी हूँ। मैं कसम खाती हूँ, तला अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। डायरी का एक पेज पढ़कर मैंने हैरत से सोचा, ये तला कौन है और मुझे कभी मरियम ने उसके मुतल्लिक बताया ही नहीं। ये काफी हैरानी की बात थी। वैसे भी वो अपने आप में मगन रहती थी। जितनी बात उससे पूछो सिर्फ उतनी ही बताती थी। मगर फिर भी मैंने दूसरा पेज पलटाया तो सामने एक और डायरी लिखी थी। आज सुंदस मेरे मामू जात की शादी है और मुझे ना खुशी हो रही है और ना ही दुख, क्योंकि वो तला को पसंद करती है और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। उसने मुझे खत दिया था तला को देने के लिए, मगर मैंने वो खत छुपाकर खुद से पढ़ लिया, जिसमें लिखा था, तला जब से तुम यहाँ आए हो तब से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और वो खत मैंने तला को दिया ही नहीं। जब सुंदस ने मुझसे उसके मुतल्लिक पूछा तो मैंने कंधे उचकाकर कह दिया, तला ने वो खत पढ़कर तुम्हारा बहुत मजाक बनाया था। कसम ले लो मैंने नहीं पढ़ा वो खत, मगर तला मजे ले लेकर मुझे वो खत पढ़कर सुनाता रहा और बहुत हंसा कि अब फिरने नाक वाली सुंदस मुझसे मोहब्बत करेगी। उसके बाद सुंदस ने कभी भी तला से बात नहीं की थी। तला तो वैसे ही खानदान में कहीं ना जाता था, ना किसी से बात करता था। सो मैं भी मजे में थी, क्योंकि मुझे कोई डर या परेशानी नहीं थी कि वो किसी को कुछ बताएगी या तला से पूछेगी। अब आज सुंदस की शादी हो रही है तो मुझे हंसी भी आ रही है कि उसने तला के साथ शादी के ख्वाब देखे थे और अपनी जानिब से वो तला को बुरा भला कह रही होगी, जबकि उस बेचारे के तो फरिश्तों को भी इस बात का इल्म नहीं है। ओ सॉरी सुंदस, मगर मैं नहीं चाहती उस शख्स से मेरा कोई रिश्तेदार भी बात करे या मुंसलिक हो जिसने मेरी खुशियां छीनी हैं। नफरत है मुझे तला से, और अगर तुम मुझसे शादी कर लेती तो मुझे तुमसे भी नफरत हो जाती। यहाँ पर डायरी का दूसरा सफा भी मुकम्मल हो गया। मैं जैसे जैसे डायरी पढ़ता जा रहा था, मरियम की शख्सियत का ये वाला पहलू मेरे सामने खड़ा मुझे मुंह चिढ़ा रहा था। मैं जो दावा करता था कि मैं मरियम को अच्छे से जानता हूँ, आखिर 13-14 साल की शादी निभाना कोई मजाक नहीं है। सो आज मेरे इस भरम का बुत भी पाश पाश हो गया, क्योंकि इस डायरी वाली मरियम को तो मैं कभी जानता ही नहीं था, जिसके दिल में उस तलहा नामी शख्स के लिए बेशुमार नफरत थी। और वो था कौन, मैं तो ये भी नहीं जानता था, वरना देखने में मरियम से ज्यादा पुरसकून और सोबर इंसान मुझे आज तक नहीं मिला था। या अल्लाह, बस उसका भरम कायम रखना। डायरी का अगला सफा पलटते वक्त बेअख्तियार मैंने दुआ की कि यहाँ कोई ऐसी बात ना हो जो मैं मरियम के मुतल्लिक कभी सोच भी नहीं सकता। मुझे वो दिन अच्छे से याद है जब मेरी माँ ने अब्बा के पैर पकड़े थे कि मुझे इस घर में रह लेने दो, मेरा कोई और ठिकाना नहीं है। मगर अब्बा खुद को इंसान नहीं, कुछ और ही समझ रहे थे। उन्होंने मेरी माँ का कोई भरम कायम नहीं रखा और रात की तारीकी में खड़े पैर उन्हें तलाक दे दी थी। मैं तेजी से अब्बा की जानिब भागी ताकि उन्हें ये नापसंदीदा अल्फाज कहने से रोक सकूं, मगर वक्त गुजर चुका था, देर हो गई थी। मैंने अपनी माँ की चीख सुनी और फिर उसके बाद मेरी नजर तलहा पर पड़ी, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। शैतानी मुस्कुराहट उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उस शख्स का मैं खून पी लूं। वो क्यों ऐसा था, मेरी उससे क्या दुश्मनी थी? कुछ भी नहीं, पता नहीं वो ये सब क्यों करता था। यहाँ अगला सफा भी खत्म हो गया। अब मेरे अंदर तजस्सुस काफी बढ़ चुका था, ये जानने के लिए आखिर ये तलहा है कौन, और मरियम ने उसका कभी कुछ बताया ही नहीं। मैंने अगला सफा पलटा, लेकिन वो फटा हुआ था। बाकी सारी डायरी भी खाली थी और आखिर वाले सफे पर लिखा था, उस रात मैं पागल हो रही थी जब तलहा ने मना कर दिया था। मैं अवैस से शादी नहीं कर सकती। मेरा खून खोल रहा था, मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। अवैस का रिश्ता जब से आया था वो मुझे उस वक्त से पसंद था। पता नहीं क्यों एक तस्वीर देखकर ही मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी, मगर तला ने मना कर दिया कि अवैस के घर इसकी शादी नहीं हो सकती। अम्मी भी उसकी बात मान गई थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, जबकि वो मुझे भी मना कर गया था, तुम वहां पर हरगिज शादी नहीं करोगी। मैंने तला से कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने उससे कुछ कहा तो बहुत तल्ख कह बैठूंगी। मैंने अम्मा को साफ साफ मना कर दिया कि वो कौन होता है हमारे घर के मामलात में बोलने वाला। मैं नहीं चाहती मेरी शादी या किसी भी मामले में वो बोले, ना वो मेरा भाई है ना ही कोई रिश्तेदार, सो उसे इन मामलात में शामिल मत करे। मगर अम्मा ने मुझे सख्त नजरों से देखा और कहा, तुम्हारा बाप नहीं है, सो घर के किसी मर्द को तो इन मामलात में डालना ही पड़ेगा। तुम्हारे बाप ने जो भी किया तुम्हारे साथ मैं वो भुला चुकी हूँ। मगर मैंने तला के सामने ये मामला रखा तो मैं इसका घर बाहर जाने के बाद उसने मना कर दिया है। अब कैसे मैं उसके मना करने के बाद तुम्हारी शादी कर दूं यहाँ पर? हाँ अम्मा, वो आपकी तलाक के वक्त हंस रहा था। मैंने बेबसी से कहा तो अम्मा नरमी से बोली, उस वक्त वो बच्चा था, आज वो जवान है, समझदार है, सो बिला वजह का बैर तुमने ही पाल रखा है। दफा करो सारे गिले शिकवों को।
भला ये देखो कोई मर्द था हमारे साथ, रब ने उसे हमारे पास भेज दिया है, हमारा वली वारिस बनाकर, और तुम नाशुक्री कर रही हो। मेरा खून खोल रहा था। 1-2 दिन तक तो मैं अम्मा को समझाने की कोशिश करती रही। कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस उनकी आंखों पर तल्हा नाम की पट्टी ही बंधी हुई थी। जितना मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती, वो उतना ही मेरे खिलाफ हो रही थी। अगर वो मेरा भाई होता, तब भी मैं उसकी बात को अहमियत देती, मगर वो गैर था, फिर कैसे अम्मा उस पर यकीन कर सकती थी। मैंने अम्मा को खुदकुशी की धमकी भी दी और कहा ठीक है, अवैस के साथ शादी नहीं करनी, पर मत करे। जहाँ कहीं भी मैं शादी कर लूंगी, मगर तल्ला को इस घर से निकाल दें, उसका वजूद मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इस बात पर अम्मा ने हाथ झटक कर कहा, जो करना है करो, तुम तो सारी उम्र ही यही तमाशे करती आई हो। बचपन से वो बच्चा यहाँ रह रहा है और तुम आज तक अपनी दुश्मनी खत्म नहीं कर सकी। जो करना है करो, मैं तो थक गई हूँ तुम्हें समझा समझा कर। ये कहकर अम्मा वहां से चली गई तो मैंने अपने किचन से चूहे मार गोलियां उठाई और कमरे में आ गई। मैं मुकम्मल इरादा बना चुकी थी कि अब मुझे खुदकुशी से कोई नहीं रोक सकता, और खुदकुशी करने के बाद उस तलहा नामी बला से भी मुझे छुटकारा मिल जाएगा। मैं आधी रात तक अच्छे से सोचती रही कि आया जो कर रही हूँ वो ठीक भी है या महज मेरा जज्बातीपन है। मैंने सोच लिया था कि या तो वैसे ही शादी करूंगी या उस तलह को अपनी जिंदगी से निकाल दूंगी, और अगर दोनों काम ना कर सकी तो मर जाऊंगी। रात के आखिरी पहर मैंने वो चूहे मार दवाई अपने मैट्रेस तले रख दी, क्योंकि अभी मुझे कुछ वक्त दरकार था। अब ऐसे शादी की ख्वाहिश इतनी शदीद नहीं थी जितना उसे तल्ला के इनकार ने बना दिया था। मैं अगले रोज उसके पास गई और दो टोक अंदाज में पूछा, तुम्हारा मसला क्या है? क्यों हमारे सरों पर मुसल्लत हो गए हो? तुम्हारी अपनी जिंदगी नहीं है क्या, जो हमारी जिंदगियां भी जीने की कोशिश कर रहे हो? वो तल्खी से मुझे देखकर बोला, अभी इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। बचपन से मैं तुम्हें बर्दाश्त करता आ रहा हूँ, अब मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। समझ रही हो तुम? मैंने भी सख्ती से कहा, तो ठीक है, तुम भी मेरे मामलात से दूर रहो और मैं अवैस के साथ ही शादी करूंगी। समझ रही हो तुम मेरी बात को? वो झुंझलाकर बोला, क्यों इतनी जिद कर रही हो मरियम? अगर मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ